हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, मैंने इंपोर्ट लिख दिया, तो इतना टॉलरेट कर लेना यार। रियली सॉरी, दोबारा पीडीएफ बनाता तो ज़्यादा टाइम लगता, वीडियो में देर हो जाती। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर विद नोट्स इन हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश के अंदर भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश के अंदर एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो पहले चैप्टर समझ के आना, तभी आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आएगी। और यहाँ पर आओगे ना जब आप चैप्टर देखने के बाद, तो एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, रूस में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? तो आपको पता ही है कि जो बेल्जियम है वो यूरोप में स्थित है। यूरोप एक महाद्वीप है जहाँ पर बेल्जियम स्थित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? दिल्ली, फ्लेमिश, ब्रुसेल्स या वेलोन? तो मैं आपको बता दूं, जो बेल्जियम है उसकी राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, याद रखना ये ब्रुसेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं? जर्मन, फ्रेंच, डच या आर्मेनियाई? तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पूरे बेल्जियम के अंदर जो है ज़्यादातर लोग डच रहते हैं 59%। पर अगर हम बेल्जियम की जो राजधानी है, जिसका नाम अभी अभी हमने ऊपर देखा ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है। फ्रेंच लोग बहुसंख्यक है और उनका जो प्रतिशत है ब्रुसेल्स के अंदर वो 80% है। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्रीलंका एक डैश देश है? बड़ा देश है, महाद्वीपीय देश है, द्वीप देश है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है कि श्रीलंका एक द्वीप देश है। द्वीप का मतलब जिसके चारों तरफ पानी हो। आपको पता ही है कि श्रीलंका रावण की लंका बोली जाती है, आसपास पानी ही पानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, श्रीलंका में, ब्रुसेल्स में या फ्लेमिश में? तो मैं आपको बता दूं, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। ठीक है, शांति मतलब वहाँ कोई भी जातीय विवाद नहीं है। ठीक है, दो समूह के बीच में वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थी बट उन्होंने सॉल्व कर ली, इसीलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक थे? फ्लेमिश, डच, फ्रेंच या जर्मन? क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक थे? बेल्जियम में पूछ रहा है आपसे, बेल्जियम की राजधानी में नहीं पूछ रहा। तो पूरे बेल्जियम में कौन बहुसंख्यक थे? वो थे अपने डच। ठीक है, बट बेल्जियम की राजधानी में बहुसंख्यक कौन थे? वो थे फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? तो आपको पता ही है, मलयाली, सिंहली, तमिल या हिंदी? तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे ना, वो बहुसंख्यक थे, या अभी भी है। ठीक है, 74% से ज़्यादा लोग आज भी सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1998, 1947, 1948 या 1949? तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो है वो 1948 में स्वतंत्र हुआ था और उसको आज़ादी से पहले सिलोन बोला जाता था। याद रखना, 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने ऐड नहीं किया बट ये चीज़ आप याद रखना, सिलोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की सरकार किस वर्ष बहुसंख्यक परस्ती कानून लेकर आई थी? मैंने आपको बताया था जो श्रीलंका की जो सरकार है, ठीक है, वो बताऊंगा कौन से साल में, बट वो बहुपरस्ती कानून लेकर आई थी। ठीक है, वो एक ऐसा कानून लेकर आई थी जो सिर्फ सिन्ही लोगों के लिए ही काम करता था। सिन्ही लोगों के जो बच्चे हैं उनको स्कूल कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन दिया जाता। ठीक है, राजभाषा बना दिया गया सिन्हली को, और साथ ही में बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए बोला गया कि बौद्ध धर्म का राज्य प्रचार करेगी। तो ये सारे के सारे कानून लेकर आई थी श्रीलंकन सरकार। कब लेकर आई थी? 1956 में लेकर आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में डैश संशोधन किए जिससे सभी लोग साथ रह सके। कितने संशोधन किए? 6, 3, 4 या 3? तो 3 लिख दिया दो बार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 3 तो है ही नहीं इसका आंसर। एक्चुअल में 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम की सरकार थी उसने 4 संशोधन किए थे ताकि डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों की तीनों जो समुदाय है वो आराम से रह सके, शांति से रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार लाई गई थी, आपको पता है, जिसे डैश सरकार कहा जाता था। तो बेल्जियम की जो तीसरे प्रकार की सरकार थी उसका क्या नाम था? राज्य सरकार,
साहूकार सरकार, बेल्जियम सरकार या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको याद है ना कि बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी लाई गई थी, क्या नाम था उसका, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, आई होप आपको याद हो, और अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं करा होगा तो मैं खुद आंसर कर दूंगा इसका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि सत्ता की डैश लोकतंत्र की आत्मा है। साझेदारी, दावेदारी, रावेदारी या सरकार? सत्ता की साझेदारी, मैं आपको बता दूं, सत्ता की साझेदारी यानी साझेदारी का मतलब होता है शेयरिंग। तो सत्ता को बांटना यानी शेयर करना लोकतंत्र की एक आत्मा है, यानी एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न डैश के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। किन के बीच? लोगों के बीच, सरकारों के बीच, देशों के बीच या समुदायों के बीच? तो मैं आपको बता दूं, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है? नहीं है पूछा, याद रखना बच्चे इसमें ज़्यादा गलती करते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। ए, सत्ता का क्षैतिज वितरण, बी, सामुदायिक सरकार, सी, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। सामुदायिक सरकार ये भी सत्ता का रूप है, सत्ता की साझेदारी का रूप है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक नहीं है, दो है इसके आंसर। ठीक है, अच्छे से चेक करना, दो भी नहीं है, ज़्यादा है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही बोले गए हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता और साझेदारी की व्यवस्था में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और ये बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया या शुरू किया। क्या ये बात सही है? नहीं, डच भाषियों ने, जो बहुसंख्यक थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपना प्रभुत्व नहीं जमाया था। ठीक है, बी की बात करते हैं। सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीलंका के अंदर जो सरकार थी वो सिंहली भाषा के जो बहुसंख्यक लोग थे सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा करना चाह रही थी। ठीक है, तो उन्हीं का प्रभुत्व रहे सरकार में, इसी का ख्याल रखा जा रहा था बस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यानी ये तो सही है, बी सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सी, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। वो चाहते थे कि सत्ता को क्या किया जाए, संघीय ढांचे में बांट दिया जाए, एक इलाका ऐसा बना दिया जाए जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं और वहाँ पर भी पावर दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी सिर्फ ए ही गलत है 15 क्वेश्चन में, बाकी सारे के सारे सही हैं। ठीक है, बेल्जियम में पहले एकात्मक सरकार थी। एकात्मक सरकार का क्या मतलब होता है? जहाँ पर केंद्र सरकार का ही राज चले। बट समय के साथ जो 1992 के अंदर, ठीक है, उन्होंने अपने संविधान में चेंज किया और संघीय शासन व्यवस्था लेकर आ गए। ठीक है, और राज्य सरकार को भी पावर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिलान करे, आपको मिलाना है। ठीक है, मैं पॉइंट्स पर देता हूँ फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो मिलान करना ना सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले वो पॉइंट देखो जो आपको आते हैं। ठीक है, फिर जो नहीं आते उसमें तुक्का भिड़ना है आपको, अगर वो एक से ज़्यादा है तो। देखो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार या संघीय सरकार? क्या होगा इसमें से? चलो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा, ये तो शायद सुना सुना सा लग रहा है। ये तो संघीय सरकार है ना। संघीय सरकार में तो ऐसा होता है कि जो सत्ता होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है विभिन्न स्तर पे। ठीक है, तो बी का होगा संघीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। तो जब हम विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता की साझेदारी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार, अधिकार का वितरण या गठबंधन सरकार, क्योंकि संघीय सरकार तो हो चुका है। तो इनमें इन तीनों में से कौन सा है?
तो आपको पता है जब विभिन्न समुदाय में या विभिन्न सामाजिक समूहों में जब सत्ता को बांटा जाता है तो इसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। सामुदायिक सरकार में ही विभिन्न विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें सत्ता को बांटा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो 2 के आंसर तो मिल गए। अब तीसरा देखते हैं कि 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो इसको तो गठबंधन सरकार कहते हैं। दल क्या होती है? पार्टी होती है। जब भी पार्टी की बात हो रही है तो सरकार, तो यानी गठबंधन सरकार। जो 2-3 पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती है ना तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा? ए। तो ए का क्या बचा? अधिकारों का वितरण। ठीक है, तो जो बचा वही। ठीक है, तो जो बचा क्या बचा? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। ठीक है, जो कि बेल्जियम में किया गया था, केंद्र सरकार से पावर लेके राज्य सरकार वगैरह को दी गई थी। इसी को कहते हैं अधिकारों का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे देशों के बीच टकराव कम होता है। बी, 2 लोगों के बीच टकराव कम होता है। सी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की आशंका कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब सत्ता की साझेदारी करी जाती है ना किसी देश में, तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की आशंका कम होती है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो मैंने इसका आंसर नीचे लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। जिस सरकार में सत्ता विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार, संघीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस भी सरकार में सत्ता विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है ना तो इसको संघीय सरकार कहते हैं, और भारत में भी संघीय सरकार ही है। ठीक है, तो 18 का हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। ठीक है, श्रीलंका में डैश भाषीय लोग बहुसंख्यक थे। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे? सिंहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं किया जिसकी वजह से श्रीलंका डैश की चपेट में आ गया। किसकी चपेट में आ गया? गृह युद्ध की चपेट में आ गया। वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। देश के अंदर ही जो सिंहली लोग थे और जो तमिल लोग थे आपस में लड़ने लग गए थे। बहुत बुरी तरीके से खून खराबा हुआ था। मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ, इंडियन ने भी, मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1987 में वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी थी, क्योंकि वहाँ है ना बहुत ज़्यादा हो गया था खून खराबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश वर्ष में सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1956 में, जब जो श्रीलंका की सरकार थी वो बहुसंख्यक परस्ती कानून लेकर आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है 1956, क्योंकि 1956 में ही जो सिंहली थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। 1980 के दशक तक श्रीलंका के डैश हिस्से में, बताना है आपको कौन से हिस्से में, एक स्वतंत्र तमिल इल्म यानी स्वतंत्र जो तमिल देश है उसकी डिमांड आ गई थी, और इसी के लिए बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी बने। ठीक है, तो कौन से हिस्से में, श्रीलंका के कौन से हिस्से में एक तमिल इल्म यानी एक तमिल सरकार बनाने की डिमांड करी गई थी? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी। ठीक है, जो श्रीलंका है उसके उत्तर पूर्वी हिस्से में डिमांड करी गई थी कि हमें एक तमिल इल्म चाहिए, तमिल सरकार चाहिए इस हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि बेल्जियम एकात्म शासन व्यवस्था से डैश में परिवर्तित हो गया। किस में? एकात्मक शासन व्यवस्था से किस में परिवर्तित हो गया? संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, पहले ना एक ही सरकार होती थी, केंद्र सरकार, बट उसके बाद संघीय सरकार आ गई, जिसमें जो पावर है वो राज्य सरकार को भी दे दी गई और सामुदायिक सरकार को भी दे दी गई। ठीक है, सामुदायिक सरकार पता है ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, मैंने आपको बोला था कि जो अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग भाषाओं के लिए जब सरकार बनाई जाती है, जो बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई थी वो कौन सी थी? तो आपकी सामुदायिक सरकार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ब्रुसेल्स में डैश प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। कितने प्रतिशत लोग? 80% लोग, लगभग 80% लोग जो थे वो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि भारत में संघीय सरकार व्यवस्था है, सही या गलत? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। पावर जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार है उसमें बटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन के लिए सामुदायिक सरकार है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो डच सामुदायिक सरकार है वो डच से रिलेटेड, डच की भाषा से रिलेटेड, उनके कल्चर से रिलेटेड कानून बनाती है, और ऐसे ही फ्रेंच और जर्मन सामुदायिक सरकार भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बेल्जियम की सरकार व्यवस्था संघीय से एकात्मक में परिवर्तित हो गई। क्या ये बात सही है?
आपको लग रहा होगा ये सही है बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि उल्टा लिख दिया मैंने। देखो बेल्जियम जो था वो संघीय से एकात्मक नहीं हुआ था, वो एकात्मक से संघीय हुआ था। याद रखना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, बड़ी मिस्टेक कभी नहीं करते। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ते, मतलब क्वेश्चन में होता है ना कि कौन सा एकात्मक शासन नहीं है, तो वो नहीं को इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में ज़्यादातर दिक्कत इसलिए होती है कि बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि ये तो आता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, सही है गलत? बिल्कुल सही बात है, वो एक द्वीपीय देश है, आसपास पानी ही पानी है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, जो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीलंका में तमिल भाषी लोग ज़्यादा रहते थे, गलत, सिंधी भाषा लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, बिल्कुल सही बात है, इससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं, अब वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था थी पर उसको संघीय शासन व्यवस्था में कर दिया गया जब उन्होंने अपने संविधान में चेंज किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। बेल्जियम में डच और जर्मन भाषी लोग ज़्यादा हैं, क्या बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि डच तो है पर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा हैं, जर्मन बहुत कम है, ठीक है, 1% बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बेल्जियम मॉडल के तहत केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। बेल्जियम सरकार जब बनाई गई थी तो बेल्जियम मॉडल के तहत क्या किया गया था, केंद्र सरकार में या जो ब्रुसेल्स में सरकार थी उसमें तय किया गया था कि जो फ्रेंच है और डच है दोनों भाषा बोलने वाले मंत्री बराबर बराबर होंगे, तो ये है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं यार, ठीक है, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना वीडियो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब से मैं कैसे अर्न करता हूं और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हो, और भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, उसके बारे में मैं उस चैनल में बताने वाला हूं। आप देख ही लेना, कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, उस लिंक पर जाने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा 1200 से ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया, जबकि मैंने अभी तक कुछ वीडियो ही नहीं डाली उस पर, ठीक है। तो आप भी पीछे मत रह जाना, क्योंकि मेरे को पता है हर स्टूडेंट की लाइफ में पैसों से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें से रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ता है, दिक्कत आती है उनको, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए ही मैंने वो चैनल बनाया, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषा और धार्मिक समूह के बीच करना, यह भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़वाया था तो पार्ट 3 में सत्ता की साझेदारी के रूप बताए थे, तो 4 थे, वो चारों के चारों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको 101% क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 में से कि सत्ता की साझेदारी के रूप बताओ, तो इसका आंसर है सही, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीपी लिंक दे रखा होगा, ठीक है, जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। वीडियो दे रखी होगी, वीडियो देखने के बाद ट्राई करना, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने का हो जाएगा आपसे, या पीडीएफ डाउनलोड करने का अगर ना हो बाई चांस तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, डाउनलोड करने के बाद मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखना, आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने वेबसाइट वगैरह अभी तो नहीं क्रिएट करी, बट जब बना दी होगी तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, ये आप देख लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो, एक इसका ले लो, और एक जो वो 16 क्वेश्चन वैसे तो आपको समझ आ गया था, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ये आपका 16 और 17 और 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया हो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना, और बाकी सारे चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे को आप चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो चैनल बेसिकली मैंने आप ही के लिए बनाया है, ठीक है, एक रिटर्न गिफ्ट है। जो इतना सपोर्ट दिखाया आपने मेरे को इस चैनल पे, एक तरह से मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उस चैनल पे जाकर ज़रूर उसको देखना, चेकआउट करना, वीडियो अगर अपलोड कर दी होगी, नहीं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। सो बाय बाय।